हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर डिमांड फोरकास्टिंग पॉइंट एजेंटियल स्टेप इन डिमांड फोरकास्टिंग मांग पूर्वानुमान में आवश्यक कदम या चरण। क्वेश्चन में आता है कि मांग पूर्वानुमान लगाते समय आवश्यक कदम कौन कौन से उठाने चाहिए या कौन कौन से आवश्यक चरण होते हैं। यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है तो ये वहाँ पर याद किया जाता है, नोट किया जाता है। मांग पूर्वानुमान की विधियों में यह अध्ययन किया जाता है कि प्रत्येक विधि के उपयोग की एक प्रक्रिया होती है, तब ही उसके उचित एवं सही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक विधि की अलग अलग प्रक्रिया, कदम, चरण, ऐसी दशा में यह तय करना कठिन होता है कि कौन कौन से कदमों का उपयोग किया जाए। अतः मांग पूर्वानुमान में इस प्रकार से कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे डिमांड स्टार्ट होती है, डिमांड फोरकास्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कौन सा कदम और अंत में कौन सा एक स्टेप होती है। नंबर 1 आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण करना। मांग पूर्वानुमान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि उद्देश्यों के अनुसार ही मांग पूर्वानुमान की विधि निर्धारित की जानी चाहिए तथा आवश्यक सूचना एवं समंक एकत्रित किए जा सकें जो हमारे इस उद्देश्य को पूरा करते हों या स्पष्ट रूप से लागू करते हों। नंबर 2, पूर्वानुमान अवधि का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग पीरियड। मांग पूर्वानुमान के उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात सबसे पहली बात ये आती है कि जो डिमांड फोरकास्टिंग लगाए जा रहे हैं, आयोजित किए जा रहे हैं, उनके लिए अवधि क्या होनी चाहिए। तो सेकंड टॉपिक हमारा जो आता है, सेकंड स्टेप, वो अवधि की होती है। तो इसके लिए अवधि होती है 1 दिन, 1 महीना या 1 सप्ताह या 15 दिन या महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल। तो डिमांड फोरकास्टिंग जो भी लगाई जाती है उसके लिए एक अवधि का एरिया डिसाइड किया जाता है कि कितनी अवधि के अंदर हमें यह प्रोग्राम संपन्न करना होगा और कितनी अवधि के लिए प्रोग्राम आयोजित करना होगा। नंबर 3 आता है पूर्वानुमान के क्षेत्र का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। किसी वस्तु की मांग के पूर्वानुमान संपूर्ण देश के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए अथवा फर्म विशेष के द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए लगाना, जिसका निर्धारण किया जाता है। क्षेत्र का तात्पर्य ये होता है कि हमें वस्तु कहाँ बनानी है, ये भी क्षेत्र है। वस्तु कहाँ पर बेचनी है, वो भी क्षेत्र है। हमें उद्योग लेवल पर वस्तु तैयार करनी है, ये भी एक क्षेत्र है। और हम फर्म लेवल पर वस्तु तैयार करनी, वो भी एक क्षेत्र है। दूसरा, ये वस्तु किन किन आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगी, ये भी अपने आप में क्षेत्र बन जाता है। मेल फीमेल के लिए है या सीनियर एडल्ट और चाइल्ड किसके लिए है, तो यह भी अपने आप में एक क्षेत्र बन जाता है। नंबर 4, मांग के निर्धारकों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। जिस वस्तु की मांग के पूर्वानुमान लगाने हैं, उस वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों की जानकारी करना आवश्यक होती है। सांख्यिकी विधियों द्वारा आश्रित चल डिपेंड वेरिएबल तथा स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पारस्परिक संबंध निर्धारित किया जाता है, निश्चित किया जाता है। नंबर 5, सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। विभिन्न चरों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया जाता है। ये प्राथमिक अथवा गौण स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे पास में डिमांड फोरकास्टिंग लगाने के लिए डाटास होना अनिवार्य है। और ये डाटास कहाँ से आते हैं? ये डाटास हमारे पास में जो पूर्व में आयोजित किए गए प्रोग्राम और उसके रिजल्ट से संबंधित प्राप्त हो जाते हैं और उनको आधार मानकर हम भविष्य के लिए डिमांड फोरकास्टिंग आयोजित करते हैं। और उनको एक अरेंजमेंट किया जाता है, वो स्टैटिस्टिकल जो मेथड होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाइड करके अरेंजमेंट किया जाता है। और उसके आधार पर हम स्टैटिस्टिकल मेथड को आधार मानते हुए इसमें एक विशेष विधि का प्रयोग करके इनको व्यवस्थित करते हैं और आगे भविष्य के लिए इनका उपयोग करते हैं। नंबर 6, वस्तु की प्रकृति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द कमोडिटी।
जिस वस्तु की मांग के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं उस वस्तु की प्रकृति का निर्धारण आवश्यक है, अर्थात वह पूंजीगत वस्तु है अथवा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु अथवा अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। वह वस्तु पूर्व स्थापित वस्तु है अथवा पहली बार मार्केट में आ रही है। तो वस्तु की प्रकृति के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना अनिवार्य होता है हर किसी रिसर्चर को। वस्तु की प्रकृति, यदि वस्तु बहुत लंबे समय तक चलने वाली होती है, यह वस्तु टिकाऊ वस्तु होती है या गैर टिकाऊ होती है, वस्तु कम समय के लिए होती है तो इसके लिए वस्तु महंगी है या सस्ती है, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है या शहरी क्षेत्रों के लिए। तो वस्तु बनाने के लिए उससे पहले उसकी जो विशेषताएं वो तैयार की जाती हैं कि वस्तु हमें कहाँ बनानी है, कहाँ बेचनी है और कितने लंबे टाइम तक चलेगी, नाशवान वस्तु है या टिकाऊ वस्तु है। तो उनकी जो वैल्यू होती है वो भी नाशवान वस्तु, टिकाऊ वस्तु, दूर दराज क्षेत्रों के लिए, मेल फीमेल के लिए, सीजनेबल, तो उनके लिए हम उसकी कीमत अलग से डिसाइड करते हैं और उसी प्रकार से उसकी कॉस्ट भी आती है। तो वस्तु की प्रकृति वस्तु की डिमांड को पूर्णतया प्रभावित करती है। नंबर 7, बाजार दशाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। जिस वस्तु के पूर्वानुमान किए जा रहे हैं वह वस्तु किस बाजार की स्थिति में विक्रय के लिए प्रस्तुत की जा रही है, अर्थात वस्तु बाजार स्थिति में विक्रय के लिए प्रस्तुत की जा रही है, अर्थात वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, आंशिक प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार परिस्थिति है कौन सी है। बाजार की दशाओं का भी हमें पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। हमें और हमारे रिसर्च डेवलपमेंटर और जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति होते हैं, इनको भी इसका पूरा पता रहना चाहिए कि जो वस्तु मार्केट में बनाई जा रही है वह वस्तु मार्केट में पहले से है अथवा नहीं है, आ रही है अथवा पहली बार जा रही है। तो उसके लिए हमें पूर्णतया नॉलेज प्राप्त कर लेनी चाहिए और उस वस्तु को जब हम मार्केट में उतारते हैं सेल आउट करने के लिए, उससे पहले हमें उपभोक्ताओं को उस वस्तु की पूरी जानकारी, फुल नॉलेज प्रोवाइड करा देनी चाहिए, ताकि जैसे ही मार्केट में वस्तु प्रोवाइड कराई जाए सेल आउट के लिए तो वह तुरंत उपभोक्ताओं तक विक्रय के लिए पहुंच जाए और उपभोक्ता उसे तुरंत परचेज कर सकते हों। तो ऐसी वस्तु का हमें निर्माण करना चाहिए और वस्तु को बेचने से पहले एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उसके पूरे गुणों और के बारे में उपभोक्ताओं को बता देना चाहिए, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या जो भी एडवर्टाइजमेंट के तत्कालीन आवश्यक और चलन में संसाधन हो उसको आधार मानते हुए। इसके कुछ अन्य चरण भी होते हैं, जैसे पूर्वानुमान मात्रात्मक होगा या मूल्य में। तो हम जो डिमांड फोरकास्टिंग लगाते हैं वो ऐसे भी हो सकता है कि हमें क्वांटिटी बढ़ानी है और प्रॉफिट कमाना है। दूसरा डिमांड फोरकास्टिंग ये भी होता है कि हमें प्राइस बढ़ाना है और प्रॉफिट कमाना है। तो जो सप्लाई ज़्यादा बढ़ा करके प्रॉफिट कमाते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है और मूल्य वैल्यू बढ़ा करके जो प्रॉफिट कमाते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में वही व्यक्ति टिकता है जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और बहुत सस्ता होता है। ज़्यादा महंगा और ज़्यादा अटिकाऊ जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में टिक नहीं पाता है, इसलिए महंगा हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद पाता है, सस्ता कोई भी खरीद लेता है। अन्य चरणों में नंबर 2 है विभिन्न पूर्वानुमान विधियों का तुलनात्मक अध्ययन तथा उपयुक्त विधि का चुनाव करना। तो जो विभिन्न विधियाँ होती हैं उन विधियों का हमें आपस में कंपैरिजन कर लेना चाहिए और हमें जो अच्छी लगे उसका चयन भी कर लेना चाहिए। अन्य चरणों में चुनी गई नंबर 3 आता है चुनी गई विधि के अनुसार कार्यवाही करके आवश्यक पूर्वानुमान प्रस्तुत करना। और लास्ट 4th है अंत में पूर्वानुमानों में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सुधार भी करना। हम जो पूर्वानुमान लगाते हैं वो ये सही नहीं है कि हर समय और हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त हों। तो कभी कभी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हम उसके लिए सुधार की प्रक्रिया के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमें सुधार भी कर देना चाहिए। धन्यवाद।